मॉर्निंग क्लास। स्टडी पोर्टल में आप सभी का स्वागत है। स्टडी पोर्टल में मैं हूं आपका दोस्त गौरव। नया चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, वो है बुद्धि या इंटेलिजेंस। ठीक है, बुद्धि या इंटेलिजेंस। तो बुद्धि या इंटेलिजेंस शब्द जो है वो सामान्यतः हम किसके लिए प्रयोग करते हैं? वो हम किसी व्यक्ति की जो है वो याद करने की क्षमता, उसको चीजों को समझने की क्षमता, समस्या समाधान की क्षमता, इन सब चीजों के लिए हम प्रयोग करते हैं, है ना, सामान्य अर्थों में। तो बुद्धि का मतलब ही वही है कि बुद्धि का मतलब है कि ये ऐसी मानसिक क्षमता है, यहां पे लिख देता हूं, ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा बालक अपने दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान करता है। ठीक है, अपने दैनिक जीवन में जो भी उसके सामने प्रॉब्लम्स फेस हो रही है उसका किस प्रकार से हल सोचना है, उन सभी समस्याओं को हल करने की जो उसकी एबिलिटी है उसी को इंटेलिजेंस या बुद्धि कहा जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात थॉर्नडाइक के शब्दों में कहें, थॉर्नडाइक आपको पता है फेमस जो हमारे मनोवैज्ञानिक है वो है थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक जो है उन्होंने बुद्धि को 3 भागों में मुख्यतः बांटा है, वो है अमूर्त, ठीक है, जिसको आप कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा मूर्त जिसको आप कहते हैं कंक्रीट, और तीसरा है सामाजिक या सोशल। तो इस प्रकार से जो थॉर्नडाइक है उन्होंने 3 प्रकार से जो है इंटेलिजेंस को बांटा है। सबसे पहले उन्होंने कहा कि अब वो अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। एब्स्ट्रैक्ट जो इंटेलिजेंस है इसका मतलब ये होता है कि व्यक्ति जो है वो उसके अंदर अमूर्त जो चीजें हैं उनकी विचार उसके बारे में विचार विमर्श करने, सोचने समझने की शक्ति जो है वो इसके कारण होती है, इस इंटेलिजेंस के कारण। और जिसमें ये इंटेलिजेंस होते हैं वो क्या बनते हैं? वो लेखक बन जाते हैं, वो कवि बन जाते हैं, है ना, वो वकील बन जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके अंदर इन चीजों के विचार करने की क्षमता ज्यादा होती है। आर्किटेक्ट बन जाते हैं। उसके बाद उन्होंने बात की मूर्त, कंक्रीट, यानी कि सामने जो चीज है, जैसे कोई मशीन रखी है उसको देखकर उसके बारे में समझना, ठीक है, या कोई भी सामने अगर उसे समस्या रख दी जाए उस समस्या को कई तरीके से सॉल्व कर देना। तो ये जो इंटेलिजेंस है ये मूर्त जो है या इसको कंक्रीट, आपको कंक्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। तीसरी जो बुद्धि होती है वो है सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस। सोशल इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि ये वह जिसके अंतर्गत व्यक्ति क्या सीखता है, समाज के बीच में जो है लोगों से इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, और उनके अब समाज के बीच में अपनी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है। किसके द्वारा? सोशल इंटेलिजेंस के द्वारा। और जब इस प्रकार की इंटेलिजेंस बढ़ती है तो व्यक्ति क्या बन जाता है? एक सामाजिक प्राणी, पूरी तरीके से सामाजिक कार्यकर्ता बनता है या नेता बनता है। ठीक है, अच्छा संवाद करने का उसका जो है तरीका उसके अंदर डेवलप हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो 3 प्रकार की बुद्धियों का उल्लेख किया है। और बुद्धि का जो सामान्य अर्थ होता है वो क्या होता है? सोचने समझने की क्षमता, विचार करने की क्षमता, याद रखने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, और आप समस्या समाधान की क्षमता। तो ये सारी जो क्षमताएं होती हैं ये क्या होती हैं? सब मिलकर इंटेलिजेंस को बनाती हैं, बुद्धि को बनाती हैं। यानी बुद्धि का कोई एक स्पेशल क्राइटेरिया नहीं है कि हाँ ये बुद्धि है। ठीक है, बुद्धि एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। ठीक है, तो ये है। अब चलते हैं भाई आगे। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो है बुद्धि के सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस
ठीक है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी। ठीक है, जो एक कारक सिद्धांत है वो प्रतिपादित किया था किसके द्वारा, जॉनसन विने। आप विने याद रखना भाई। जो जितने भी टीचिंग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपका सीटेट का हो फिर या अगर जो भी टीचिंग के उसके बाद आएंगे कि इन सभी में जो है वो इंटेलिजेंस या बुद्धि से के सिद्धांतों से क्वेश्चन जरूर आते हैं। ठीक है, और उसमें मोस्टली क्वेश्चन जो आएंगे वो उनके या तो खोजकर्ता से आएंगे या उसके अंदर के कॉन्सेप्ट में अभी बता दूंगा जो इंपॉर्टेंट होंगे, और जिनके केवल आपको नाम याद रखने वो भी मैं बता दूंगा। तो ये जो वन कारक सिद्धांत है, एक वन फैक्टर थ्योरी है, ये किसने दी, जॉनसन विने के द्वारा दी गई थी। इसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि वन फैक्टर थ्योरी किसने दी थी। ये थ्योरी क्या कहती है, ये थ्योरी यानी विने के अंतर्गत जो बुद्धि होती है वो सिर्फ एक कारक है, एक फैक्टर है, यानी कि जो बुद्धि है उसके अंदर एक सिंगल फैक्टर होता है और वो सिंगल फैक्टर ही क्या करता है, सारी जो समस्याएं हैं उसके समाधान के समय क्या करता है, कार्य करता है, और उससे व्यक्ति उन समस्याओं को हल निकालता है। उसी को उन्होंने बुद्धि या इंटेलिजेंस कहा। तो सिंपल है ना, एक कारक या एक फैक्टर की उन्होंने बात की कि उन्होंने मतलब बुद्धि को अविभाज्य माना कि ये क्या है, अब इसका एक ही भाग होता है, वो वन फैक्टर, एक ही फैक्टर इसके अंदर कार्य करता है। ठीक है, तो वो है विने की थ्योरी के अंदर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है द्विकारक या टू फैक्टर। जो टू फैक्टर थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो टू फैक्टर थ्योरी है वो दी गई है किसके द्वारा, यहां पे लिख देता हूं, स्पीयरमैन। इसके बारे में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, कि टू फैक्टर जो थ्योरी है वो किसने दी है, स्पीयरमैन। जो टू फैक्टर थ्योरी है स्पीयरमैन, उसके अंतर्गत जो स्पीयरमैन है उन्होंने दो बुद्धि के अंदर दो तत्वों की बात की। उन्होंने पहली बात की जी फैक्टर और दूसरी उन्होंने बात की एस फैक्टर। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो जी फैक्टर है ये क्या है, जनरल फैक्टर है, और ये जो है ये सभी मनुष्यों में पाया जाता है, और सामान्य रूप से समस्याओं का हल करने के लिए जी फैक्टर या जनरल जो फैक्टर है ये कार्य करता है, और ये सभी में पाया जाता है बुद्धि के अंदर। जबकि जो एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर, ठीक है, तो एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर ये जो है ये प्रत्येक इंसान में अलग अलग होता है, और एक में एक इंसान से ज्यादा हो सकता है। यानी किसी के अंदर ये S1, S2, S3, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, और ये क्या होते हैं, विशिष्ट कार्यों को करने के लिए यूज होते हैं। विशिष्ट कार्यों को करने के लिए इस विशिष्ट जो कारक हैं वो प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि संगीत बजाने के लिए उसके अंदर संगीत वाला फैक्टर होना जरूरी है। अगर वो कैलकुलेटिव जो फैक्टर है उसके अंदर बहुत ज्यादा है तो वो वहां पर उस फैक्टर का यूज करके उसकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट होगी, है ना। यानी कि एस जो फैक्टर है स्पेसिफिक फैक्टर, वो क्या करेगा, स्पेशल कामों के लिए प्रयोग में लाया जाएगा, और वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक से ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन जो जनरल फैक्टर है, आम फैक्टर उसको बोल सकते हैं आप, सामान्य फैक्टर, साधारण फैक्टर बोल सकते हैं, वो केवल एक ही होता है, प्रत्येक इंसान के अंदर सामान्य फैक्टर मौजूद होता है। अब जो स्पीयरमैन है उन्होंने सबसे ज्यादा जो फैक्ट जोड़ दिया वो इस जी फैक्टर पे ही दिया। उन्होंने कहा कि जो सामान्य फैक्टर है या जनरल फैक्टर है वो ही क्या करता है, वो जीवन की सभी समस्याओं को जो हल निकालने के लिए सामान्य रूप से प्रयोग होता है, और धीरे धीरे जब व्यक्ति इस जी के अंदर ये जी फैक्टर या सामान्य जो कारक है वो बढ़ता जाता है तो व्यक्ति क्या बनता है, इंटेलिजेंट या बुद्धिमान बनता चला जाता है, क्योंकि अब वो जनरल फैक्टर अपने सामान्य जीवन में आने वाली जो समस्या है उनको सामान्य फैक्टर से ही हल कर लेता है, सामान्य तरीके से। क्योंकि ये स्पेसिफिक फैक्टर को उन्होंने कहा कि ये क्या होता है, व्यक्ति क्या करता है, डिपेंड करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जी फैक्टर व एस फैक्टर नाम के दो फैक्टरों की बात की थी।
इस एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेगा कि जीएस फैक्टर की थ्योरी, इस तरीके से भी आ सकता है, याद रखना। जीएस फैक्टर थ्योरी क्या होती है? तो वो कौन सी थ्योरी है? द्विकारक सिद्धांत, स्पेयरमैन। उसमें जी जनरल फैक्टर है और एस स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये दोनों चीजें आपने याद रखनी, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा बहुकारक सिद्धांत। या मल्टी फैक्टर थ्योरी। जो बहुकारक सिद्धांत या मल्टी फैक्टर थ्योरी है वो दी गई है थॉर्नडाइक के द्वारा। जो मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुकारक सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए, जो मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि 3 प्रकार की जो बुद्धि है उनका उल्लेख किया थॉर्नडाइक ने अपने बहुकारक सिद्धांत के अंतर्गत। कौन से 3 कारक थे? सामान्य कारक, सोशल इंटेलिजेंस, सामाजिक बुद्धि, अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, एंड मूर्त बुद्धि या कंक्रीट इंटेलिजेंस। ये तीनों चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। वो ही तीनों चीजें जो है वो थॉर्नडाइक ने बताई थी अपने इस सिद्धांत के अंतर्गत। साथ के साथ जो है थॉर्नडाइक ने अपने बहुकारक सिद्धांत में सामान्य जो तत्व है या सामान्य कारक को नकार दिया था, ठीक है। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में बोला कि जो सामान्य कारक जैसी कोई भी चीज जो है वो नहीं होती है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, बल्कि जो बुद्धि है वो क्या है? बहुत सारे तत्वों का एक समूह है, बहुत सारे तत्वों का एक समूह है, या एक बहुत सारे जो तत्व हैं उनसे मिलकर बुद्धि या इंटेलिजेंस का निर्माण होता है। और सारे के सारे जो इस एस फैक्टर है, स्पेसिफिक फैक्टर, प्रत्येक काम के लिए जो है वो एक फैक्टर काम करता है। इस प्रकार से इन्होंने कहा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो थॉर्नडाइक है वो उन्होंने क्या अंतर दिया कि उन्होंने जो सामान्य कारक है उसको नकार दिया, क्योंकि उनका सामान्य कारक जैसे कोई चीज ही नहीं होती है। सारे के सारे जो कारक होते हैं वो एक दूसरे से अलग होकर काम करते हैं और वो स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, और वो प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अलग अलग तरीके से पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये है आपका बहुकारक सिद्धांत, जो किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया, ठीक है। तो एक कारक दिया बिनेन, द्विकारक जो है दिया स्पीयरमैन, और 3 का जो बहुकारक सिद्धांत है वो दिया आपके थॉर्नडाइक ने। तो ये चीज हमें याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, आगे जो हम ये हमने बात कर दी एक कारक, द्विकारक, बहुकारक। अब हम बात करेंगे समूह कारक। समूह कारक, कंफ्यूज मत होना इसमें, ठीक है। ये है ग्रुप फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर आपको सिर्फ याद रखना है इसका नाम, क्योंकि इसका नाम जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो समूह कारक जो थ्योरी है उसके जो प्रतिपादक हैं वो है थ्रस्टन, ठीक है। इसका नाम याद रखना ना कि जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है वो किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी, ठीक है। तो हो गया। अब आगे हम नई एक अच्छी थ्योरी डिस्कस करेंगे जो कि काफी पूछी जाती है या इसको समझने में दिक्कत होती है। वो थ्योरी है, इसको मिटा देता हूं, ऊपर से ही बताता हूं कि वो है गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत। त्रिविमीय सिद्धांत, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पदानुक्रम सिद्धांत। 3-डायमेंशनल
थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है ये 3D थ्योरी के नाम से आएगी कि 3D थ्योरी क्या होती है या 3D थ्योरी किसने दी, ठीक है। डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा गिलफोर्ड का सिद्धांत, ऐसा आएगा 3 डायमेंशनल थ्योरी या त्रिविमीय सिद्धांत किसने दिया। तो आपको याद रखना है कि जो त्रिविमीय सिद्धांत है वो दिया है किसने, जेपी गिलफोर्ड। इनका पूरा नाम है जेपी गिलफोर्ड, ठीक है। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके जो इन्होंने जेपी गिलफोर्ड और उनके कुछ और साथी हैं, उन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया, ठीक है। और इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने काम करने के बाद जो है इंटेलिजेंस के 3 आयाम 3 डायमेंशंस को दिया। नाम से ही पता चल रहा है ना, त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशंस को दिया था। तो उन्होंने कौन सी 3 डायमेंशंस को दी थी, आप एक त्रिभुज के माध्यम से ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन उन्होंने बोला कि जो है वो कोई भी हमारी इंटेलिजेंस है उसके 3 डायमेंशन होते हैं। पहले उन्होंने बोला है क्या, संक्रिया या ऑपरेशन, यहां पर बोला उन्होंने विषय वस्तु या कंटेंट, और फाइनली उत्पादन या प्रोडक्शन, ठीक। अब इसका क्या मतलब है, उन्होंने क्या कहा कि देखो सबसे पहले जो है ऑपरेशन संक्रिया, यानी किसी भी समस्या को हम जानते हैं कि हमें क्या ऑपरेशन करना है, किस संक्रिया पर काम करना है। संक्रिया का मतलब कौन सी क्रिया करनी है, ऑपरेशन। फिर हम उस ऑपरेशन को जानने के बाद उसके कंटेंट को जानते हैं, उसकी विषय वस्तु या उसके अंदर कौन कौन सी चीजें हैं वो समझते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको हम एक और वर्ड नाम देंगे, वो है सूचना सामग्री, विषय वस्तु या सूचना सामग्री। इसका मतलब कि अब जो ऑपरेशन है उसके लिए हमें कौन कौन से कंटेंट की जरूरत है, कौन कौन सी विषय सामग्री की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें ऑपरेशन करना है यानी कोई भी एग्जाम करवाना है तो उसके लिए हमें कौन कौन से कंटेंट की जरूरत है। और जब हम उन दोनों को मिला देते हैं यानी कि ऑपरेशन और उसके कंटेंट के बीच में संक्रिया होगी या अंतःक्रिया होगी, उसके फलस्वरूप क्या होगा, उत्पादन या प्रोडक्शन होगा। समझ गए। तो बुद्धि जो है वो उसमें भी कोई भी चीज क्या होगी, पहले हम उसके बारे में जानेंगे, फिर उसके बारे में सामग्री को इकट्ठी करेंगे और फाइनली क्या करेंगे, उसका उत्पादन करेंगे या उससे कोई निष्कर्ष निकालेंगे। समझ रहे हो ना। तो ये जो त्रिविमीय सिद्धांत है ये क्या कहता है, 3 विभवों के आधार पर किसी भी समस्या को हल करने की बुद्धि की क्षमता के बारे में बताता है, ठीक है। और उसी के आधार पर इन्होंने जो है वो बुद्धि के जो 3 तत्व बताए। अब ये 3 तत्व कौन कौन से होते हैं ये जान लीजिए। 3 तत्व और 2 प्रकार की थिंकिंग, यानी कुल मिला के 5 चीजें इन्होंने और बताई थी। 3 तत्वों में सबसे पहले इन्होंने पहला तत्व बताया वो है चिंतन, जिसको कहते हैं कॉग्निशन। ठीक है। दूसरा जो तत्व है वो स्मृति और तीसरा मूल्यांकन। तो कॉग्निशन जो है वो उसका मतलब होता है संज्ञान। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब होता है संज्ञान। इसको चिंतन मत लिखिए, इसको संज्ञान ही लिखिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको लिखिए संज्ञान। संज्ञान का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में पता लगाना, उसके बारे में पुनः पता लगाना, जानना। समझ गए। कोई भी समस्या है उसके बारे में सबसे पहले थिंक करना, उसको अपने संज्ञान में लाना। जैसे आपने सुना होगा कि ये बात तो मेरे संज्ञान में नहीं है। संज्ञान का मतलब कि अपने मेंटल एक स्कीमा उसके अपने दिमाग में उसको बनाना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके बारे में पता लगाना पड़ेगा। फिर उसके बारे में पुनः पता लगाना मतलब अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको रिसाइक करके दोबारा पता लगाना, और फाइनली उस चीज को अपने अंदर बिठाना। दूसरी चीज इन्होंने बताया तत्व इसमें वो है आपका
स्मृति या मेमोरी। स्मृति या मेमोरी का मतलब होता है कि जो संज्ञान है को आत्मसात करना, यानी कि जो चीज आपके संज्ञान में ली गई है उसको अब आत्मसात करना और उसको दिमाग में एक तरह से फिट कर लेना, दिमाग में बिठा लेना। और तीसरी चीज होती है आपका मूल्यांकन, जिसको आप कहते हैं मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, अब हमने वो चीज संज्ञान में भी आ गई और दिमाग में भी बिठा ली, याद भी हो गई। अब संज्ञान का मतलब है कि जो संज्ञान दिमाग में आए हैं स्मृति, उसका उसमें अच्छे बुरे सही गलत, यानी कि कुल मिला के जो चीजें स्मृति में आ चुकी है उसमें आप उस चीज का इवेल्युएट करना, उसका मूल्यांकन करना कि क्या वो चीज सही है, गलत है, लॉजिकल है, इलॉजिकल है, क्या वो करेक्ट है, मॉरली करेक्ट है, इनकरेक्ट है। उन सारी चीजों के बारे में अध्ययन करना दिमाग में। अब आपके कोई समस्या है, फाइनली जब आप उस चीज को इवेल्युएट करते हैं तब आप क्या करेंगे, निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे कि हाँ ये चीज गलत है या सही। समझ गए? तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के उन्होंने बता दिए कि तत्व काम कर रहे हैं इंटेलिजेंस के अंदर। सबसे पहले हम उस चीज को संज्ञान में ला रहे हैं, समस्या को, फिर उसका जो है इसकी स्मृति जो है वो मेमोरी को अपने अंदर डाल रहे हैं या मेमोरी में उसको भर रहे हैं, फिर हम उसका इवैल्यूएशन कर रहे हैं और फाइनली हम क्या करेंगे, अपने निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। ठीक है? और उसके अलावा इन चीजों के लिए उन्होंने 2 प्रकार की थिंकिंग के बारे में भी बात की। अब वो कौन कौन सी थिंकिंग थी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पहली जो थिंकिंग है वो है अभिसारी चिंतन, जिसको आप कहते हैं कन्वर्जेंट थिंकिंग। अभिसारी का मतलब होता है अंदर की ओर। तो अभिसारी से ही पता चल रहा है कि ये इस प्रकार की थिंकिंग है जो फाइनली जो रिजल्ट देती है वो कैसे होते हैं, पारंपरिक और जो व्यवस्थाएं ऑलरेडी बनी है उन्हीं पर आधारित होते हैं। इसमें मैं लिख देता हूं, ठीक है। समस्या का समाधान परंपरा व नियमों के अनुसार होता है, परंपरा व प्रचलन के अनुसार। इसका मतलब क्या हुआ कि जो यहाँ पर अभिसारी चिंतन है, इसमें जो है व्यक्ति किसी भी समस्या का जब रिजल्ट निकालेगा तो वो परंपराओं के अकॉर्डिंग ही होगा। जैसे अगर मुझे कोई थ्योरम प्रूव करने को दी गई है पाइथागोरस, तो मैं क्या करूंगा, जैसे वो सारी आज तक प्रूव होती आई है उसी प्रकार से मुझे उसकी सारी चीजें पता है कि ये टर्म्स ऐसी ऐसी होती है सॉल्व, और फाइनली मैंने उसको लास्ट में प्रूव करके निकाल दिया कि कण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये मैंने उसका रिजल्ट निकाल दिया है। ये कैसे है, ये परंपरा पर आधारित है, ये मतलब पारंपरिक रूप से यही सब मानते हैं और यही रिजल्ट जो है वो प्रचलन में भी है। तो इस प्रकार की जो थिंकिंग होती है जो कि भीतर की ओर होती है, यानी कि वो एकदम वैसी होती है जैसे कि लोगों को चाहिए, वो थिंकिंग होती है आपकी अभिसारी थिंकिंग या कन्वर्जेंट थिंकिंग उसको कहते हैं। दूसरी प्रकार की जो थिंकिंग होती है वो होती है आपका अपसारी चिंतन। अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग को हम कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, ठीक है। तो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग है वो क्या कहती है कि व्यक्ति जो है वो कुछ हटकर सोचे, यानी कि जो समस्या है उसका समाधान
पारंपरिक तरीके से न सोचकर क्या सोचना, अलग अलग विधियों से, अलग अलग मार्गों से कैसे उस समस्या को सोचा जा सकता है और उसका समाधान निकाला जा सकता है, या उसको सॉल्व करने के कौन से नए तरीके वो ढूंढ सकता है। तो वो हुआ आपका अपसारी चिंतन या डाइवर्जेंट थिंकिंग। समझ गए? ये जो थिंकिंग है यही आजकल रिक्वायरमेंट में है। और जो मल्टी टैलेंटेड बच्चे होते हैं, ये जो क्रिएटिव चाइल्ड्स होते हैं, जो रचनात्मक बच्चे होते हैं, उनकी इस प्रकार की थिंकिंग होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। जबकि जो इंटेलिजेंट बच्चे वैसे होते हैं पढ़ाकू टाइप, उनकी डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होती है, उनकी कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। क्योंकि वो क्या करते हैं, एज इट इज चीजों को पढ़कर याद कर लेते हैं और उन्हीं को एग्जाम में लिख के आते हैं। इस कारण से उनकी जो बहुत ज्यादा मार्क्स बहुत ज्यादा आते हैं। लेकिन जो अपसारी चिंतन वाला है वो कभी भी वो चीजों को नहीं रट पाता है, नहीं समझ पाता है। वो क्या करेगा, अपने हिसाब से चीजों को समझता है। इस वजह से उसे एग्जाम में तो कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते, लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रिएटिव होता है और लाइफ में बहुत ज्यादा उसके सक्सेस होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार की थिंकिंग की होती है आपकी, डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। ठीक है, तो ये है आपका जेपी गिलफोर्ड का 3 डायमेंशनल थ्योरी या त्रिविमीय सिद्धांत। ठीक है, तो अब आप समझ गए। तो ये है भाई। उसके अलावा आपको एक सिद्धांत और बता देता हूं, केवल उसमें आपको ये याद रखना है कि नाम जो है वो नाम याद रखना है, मतलब किसने दिया था। ठीक है, तो 2 सिद्धांत है ऐसे। पहला सिद्धांत है वो है तरल और ठोस बुद्धि का सिद्धांत या सॉलिड लिक्विड एंड, सॉलिड भी नहीं बोलेंगे इसको, क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। ठीक है, इसके प्रतिपादक है वो है आरबी कैटल। बी कैटिल। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं आरबी कैटिल। कैटिल से याद रखा, आप क्रिस्टलाइन से याद रख सकते हैं, आप क्रिस्टलाइन कैटिल। तो आरबी जो कैटिल है वो तरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत के प्रतिपादक है। उसके अलावा एक और सिद्धांत है वो है प्रतिदर्श का सिद्धांत। ठीक है, जो इसको हम कहते हैं आप सैंपलिंग थ्योरी। इसके जो प्रतिपादक हैं वो है आपके थॉमसन। ठीक है, तो ये आप समझ गए। तो ये जो मैंने आपको बताया, इससे पहले एक और बताया था, वो जो उसके प्रतिपादक थर्स्टन थे। ठीक है ना, वो कौन सा सिद्धांत था, समूह कारक, ग्रुप फैक्टर। जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है उसके प्रतिपादक है थर्स्टन, जबकि जो प्रतिदर्श का सिद्धांत है उसके है थॉमसन। तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, बाकी एक कारक के बिने, द्विकारक के आपके स्पेयरमैन और बहुकारक के आपके थॉर्नडाइक। उसके अलावा जेपी गिलफोर्ड है आपके 3 डायमेंशन। और अब एक और थ्योरी आएगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, हावर्ड गार्डनर मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी, इसको हम कहते हैं 7 इंटेलिजेंस थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो हावर्ड गार्डनर जो है वो उनका जो मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी है, और उसी को हम सप्त बुद्धि सिद्धांत या 7th इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं। हावर्ड जो गार्डनर है ये 1983 में इन्होंने, इसने हावर्ड गार्डनर
इन्होंने व्यक्ति के अंदर जो है वो 7 इंटेलिजेंस, 7 अलग अलग प्रकार की जो बुद्धियां हैं उनका वर्णन किया था, उनके बारे में बताया था और बताया था कि ये जो 7 बुद्धियां हैं ये व्यक्ति के अंदर अलग अलग रूप से या स्वतंत्र रूप से काम करती हैं, एक दूसरे से प्रभावित किए बिना, और व्यक्ति के विकास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं ये 7 इंटेलिजेंस। इसीलिए इसको 7 बुद्धि सिद्धांत कहा जाता है। लेकिन बाद में इसमें उन्होंने एक और बुद्धि को ऐड कर दिया था, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि वो 7 बुद्धि जो उन्होंने बताई थी वो कौन कौन सी बुद्धि थी। सबसे पहले उन्होंने जो बताई वो है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि, ठीक है। इसको हम क्या कह सकते हैं, वर्बल या लिंग्विस्टिक, वर्बल या लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। तो ये जो थ्योरी थी ये इंटेलिजेंस क्या करती है, व्यक्ति के अंदर भाषा के विकास को बढ़ाती है, उसके अंदर शब्द भंडार है उसको बढ़ाती है और उसके बोलने की क्षमता या उसको लिखने की क्षमता बढ़ जाती है, जिस वजह से वो क्या बन जाता है, या तो वो लेखक बनेगा, मतलब अगर उसके अंदर ये बुद्धि बहुत इंटेलिजेंट, बहुत अच्छी तरीके से डेवलप होती है तो वो क्या बन सकता है, लेखक बन सकता है, कवि बन सकता है, ठीक है, वकील बन सकता है, पत्रकार बन सकता है, ठीक है। तो ये इनके बढ़ने के जो कारण जो है व्यक्ति के अंदर डेवलपमेंट हो सकते हैं। अब आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो उन्होंने इंटेलिजेंस की बात की थी वो है आपका तार्किक बुद्धि। तार्किक बुद्धि या लॉजिकल, ठीक है। तो तार्किक बुद्धि जिसके अंदर होती है वो गणितीय संक्रियाओं को करने में क्या होते हैं, तेज होते हैं, और इस कारण से ये जो व्यक्ति हैं ये अगर उनके अंदर ये बहुत ज्यादा डेवलप होती है तो वो क्या बन जाते हैं, फिर तो वो बैंकर बनते हैं, अकाउंटेंट बनते हैं, अकाउंटेंट या सीए बनते हैं, या इसी प्रकार के जो कैलकुलेटिव चीजें हैं उनमें काम करने वाले कोडर जो होते हैं, कोडर आपके, ठीक है। तो ये सारे जो है वो लॉजिकल इंटेलिजेंस के कारण होता है, तार्किक बुद्धि के कारण होता है। उसके बाद तीसरी प्रकार की जो बुद्धि होती है वो होती है आपके स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि जिसको हम कहते हैं स्पैशियल इंटेलिजेंस। स्पैशियल इंटेलिजेंस या स्थानिक बुद्धि क्या होती है, ये अंतरिक्ष या परिकल्पनाओं से संबंधित, इस प्रकार की जो बुद्धि होगी जो वो क्या करते हैं, व्यक्ति जो है स्पेस में या 3D में जो है चीजों को सोचने में ज्यादा उनका दिमाग चलता है, या इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छी होती है, ठीक है। और अगर बुद्धि इस प्रकार की ज्यादा डेवलप हो तो व्यक्ति क्या बन जाता है, उसके अंदर इस प्रकार की जब इंटेलिजेंस आती है तो वो क्या बनता है, मूर्तिकार बन जाता है, ठीक है। वो एक पेंटर बन जाता है, या आर्टिस्ट बोल सकते हैं, आर्टिस्ट, ठीक है। वो एक आर्किटेक्चर बन जाता है, आर्किटेक्चर, ठीक है, या वो सैंड आर्टिस्ट बन सकता है। इस प्रकार की जो बुद्धियां होती हैं ये क्या करती हैं, व्यक्ति के अंदर जो है वो इमेजिनेशन पावर के डेवलप होने से होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं, फिर चीजों को, ऐसी चीजों को इमेजिन कर सकते हैं जो उनके सामने नहीं है, उसके बावजूद भी उसको बना सकते हैं। जैसे कि पेंटर होते हैं, किस प्रकार से उनकी दिमाग चलता है ये वही जानते हैं। ऐसे ही जो सैंड आर्टिस्ट होते हैं, ऐसी जो आर्किटेक्चर होते हैं, आपके मूर्तिकार होते हैं, वो किस प्रकार से बना लेते हैं, तो वो उनकी कौन सी स्थानिक बुद्धि काम करती है वहां पर, ठीक है। इसके बाद उन्होंने जो नेक्स्ट बुद्धि की बात की थी वो तो आप सब जानते हैं, वो है संगीत बुद्धि। संगीत बुद्धि या जिसको आप कहते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो इससे क्या होगा,
जो व्यक्ति है वो उसके अंदर जब जब ये चीज ज्यादा होगी तो वो या तो बनेगा सिंगर एंटरटेनर बन जाएगा, ठीक है। ये तो आप लोग समझते ही। उसके बाद जो है नेक्स्ट उन्होंने बुद्धि बात की है वो है अंतर अंतर व्यक्तिक व्यक्तिक बुद्धि या इंटर पर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है इसका नाम से ही पता चल रहा है कि ये क्या होती है, दूसरों से संवाद करने की, दूसरों से संवाद या इंटरेक्ट करने की बुद्धि। जिसमें ये ज्यादा होगी वो क्या बन जाएगा, नेता बन जाएगा या सामाजिक कार्यकर्ता बन जाएगा। है ना। व्यक्ति जो है वो अपने इन्हीं गुणों के कारण कि वो कैसे दूसरों को कन्विंस करता है, ये भी तो एक क्वालिटी होती है कि कैसे सामने वाले जो है कुछ लोगों से बात करके इंप्रेस हो जाते हैं, उनकी बात करने के तरीके में ऐसी कौन सी सोशल स्किल होती है जिसके कारण वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। तो वो भी क्या होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उसको कहा जाता है। और वो क्या करते हैं, व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद करती है सोशल क्षेत्रों में, जैसे नेतागिरी हो गया, आपके कोई भी सोशल एलिमेंट्स जिसके अंदर आ जाते हैं, वो आपने देखा होगा वो एनजीओ चलाते हैं, फिर वो इसी तरीके के सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं, ठीक है। दूसरा इसमें इन्होंने बात की इसी से जुड़ा हुआ, बहुत इन दोनों में कंफ्यूज मत होना, वो है अंतः व्यक्तिक बुद्धि, जिसको हम कहते हैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो क्या होता है, वो अपने व्यक्ति को अपने अंदर ही झांकने के लिए या अपने बारे में जानने के लिए जो है वो बढ़ाती है, प्रेरित करती है। और जिन व्यक्तियों के अंदर ये जो चीज है वो डेवलप ज्यादा होने लग जाती है, वो क्या बन जाते हैं, फिर अध्यात्म की तरफ चले जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु बन जाते हैं। यानी कि वो सांसारिक चीजों से ऊपर उठना चाहते हैं, वो उससे भी आगे की चीजों को जानना चाहते हैं, तो वो क्या बनते हैं, फिर आध्यात्मिक तरफ चले जाते हैं और क्या बनते हैं, आध्यात्मिक गुरु या एक तरह से संत महात्मा टाइप कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो ये अंतर व्यक्तिक बुद्धि हो गई। तो ये हो गई मेरे ख्याल से आपकी सारी बुद्धियां, ठीक है। तो ये है आपका 7 बुद्धि सिद्धांत, ठीक है। अब इसके अलावा जो है वो बाद में इसमें एक और बुद्धि जोड़ी गई थी, तब एग्जाम में अगर कहीं 7 फैक्टर दे रखे होंगे तो 7 भी सही है, अगर 7 नहीं दे रखे होंगे 8 दे रखे होंगे तो 8 भी सही है, ठीक है। तो 8वीं जो उन्होंने इसमें फैक्टर जोड़ा था वो है प्राकृतिक बुद्धि। प्राकृतिक बुद्धि या इसको कहते हैं आप नेचुरल नहीं, इसको कहेंगे हाँ नेचुरलिस्टिक, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, इसमें जो है व्यक्ति जो है प्रकृतिवादी बन जाता है, ठीक है। प्रकृतिवादी बनता है और प्रकृति के ज्यादा करीब रहना चाहता है, ठीक है। जैसे किसान हो गया, ठीक है। और जो कई लोग होते हैं जो प्रकृति के प्रति ही समर्पित हो जाते हैं, जैसे अगर मैं अपने यहाँ की बात करूं उत्तराखंड की, तो यहाँ पर जो है एक हमारे वे हैं जगत सिंह जंगली के नाम जाना जाता उनको। तो उन्होंने अपने पूरा जीवन जो है वो जंगल लगाने में खर्च कर दिया और एक पूरी बंजर जगह पर एक पूरा जंगल अपने आप से ही उगा दिया। तो ये क्या था, उनके अंदर वो भावनाएं इतनी हावी हो गई कि उन्होंने अपना पूरा जीवन जंगलों के लिए बिता दिया और जंगल बनाने में बिता दिया। तो ये होते हैं प्रकृतिवादी, नेचुरलिस्टिक, और वो उनके अंदर वो भी एक प्रकार की बुद्धि होती है। ये बुद्धि तो है ना, आप कहोगे इसमें क्या बुद्धि है, बुद्धि है ही। अगर किसी के अंदर
बुद्धि ना होगी तो उसे वो कभी भी वो चीजें सोच भी नहीं सकता है, और हम क्यों नहीं सोच पाते हैं, तो वो एक तरह से इंटेलिजेंस है उसके अंदर। फिर वो किस प्रकार से चीजों को पेड़ पौधों को उगाना है, ये सब चीजें क्या है इंटेलिजेंस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये है आपका हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने बुद्धियों का उल्लेख किया था। ठीक है, तो आशा है भाई आप सब लोगों को आज का जो ये सेशन है ये पसंद आया होगा। इसमें मैंने आपको इंटेलिजेंस की लगभग क्या सारी थ्योरियां लगभग बता दी हैं, और जो मैंने डिटेल में बताई है वो आपको डिटेल में याद रखना है। जिसमें मैंने बोला केवल नाम याद रखना है वो आप नाम याद रखेंगे। ठीक है, एक बार रिवाइज करा लेता हूँ फटाफट। ठीक है, सबसे पहले हमने बात की लेव वाइगुत्स की। मैंने बताया था आपको कि लेव वाइगुत्स की जो थ्योरी है वो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। उसके बाद मैंने बात की इंटेलिजेंस की कि क्या होती है, समस्याओं को समाधान करने की क्षमता। उसके बाद मैंने बुद्धि के जो सिद्धांत है, एक कारक विनय, द्विकारक स्पेयरमैन और बहुकारक, उसके बाद थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक के बाद मैंने बताया था आपको ये आपके जेपी गिलफोर्ड का सिद्धांत, फिर आपको ये मल्टी फैक्टर थ्योरी, ये मल्टी इंटेलिजेंस थ्योरी जो है ये भी बता दी है। ठीक है, उसके बाद ये बहुकारक सिद्धांत, फिर समूह कारक सिद्धांत जो है वो थ्रस्टन का जो है वो बताया था। फिर गिलफोर्ड का सरल और ठोस बुद्धि जो सिद्धांत है, ये किसका बताया, सरल और ठोस बुद्धि सिद्धांत। हाँ, सरल और ठोस बुद्धि जो सिद्धांत है वो आरबी केटल ने दिया है, और उसके बाद प्रतिदर्श सिद्धांत है वो थॉमसन ने दिया। फिर हार्वर्ड जो गार्डनर है उन्होंने सप्तबुद्धि सिद्धांत दिया, और फाइनली उसमें एक और जोड़ा और अष्टबुद्धि हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इंटेलिजेंस का आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन तक भी बन जाते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग बने रहिए। हम आगे भी जो और आने वाली चीजें, जैसे कि आपके अभी बहुत सारे लॉज बचे हुए हैं, नियम बचे हैं, सिद्धांत बचे हुए हैं। ठीक है, तो हम आने वाले दिनों में उनको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह आप बने रहिए। थैंक यू क्लास। ओके, हैव ए गुड डे। थैंक यू।